लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो आज हम लोग समझेंगे क्लास 9th का साइंस का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक है। काफी सिंपल है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही कभी जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन हम लोगों के पास क्या बोलती है और फिर ये क्या चीज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास को ना तो कभी बनाया जा सकता है और ना ही कभी खत्म किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की, अगर हम लोगों के पास जो है वो बात हो रही है। मतलब क्या है इसका कहने का, मान लीजिए हम लोगों के पास दो चीजें जो है वो आपस में रिएक्ट कर रही हैं। जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं ना, उन चीजों को ना हम लोग क्या बोलते हैं, अपने पास रिएक्टेंट जो है वो बोल देते हैं। और जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करती हैं तो कुछ नई चीज जो है वो फॉर्म होती है, जिसको हम लोग जो है यहां पे शो कर रहे हैं C+D से। और ये हम लोगों के पास क्या बोलते हैं, इसको जो चीज फॉर्म होती है और एरो के राइट साइड में होती है उसको हम लोग जो है वो प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो मास जो रिएक्टेंट्स का मास है, मतलब जितना ए और बी मिला के हम लोग मिक्स करेंगे उतना ही हम लोगों के पास सी और डी मिला के जो है वो हम लोगों के पास बनेगा। मतलब क्या कि जितना रिएक्टेंट का मास हम लोगों के पास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास जो है वो हम लोगों के पास जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको आप समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लीजिए ये हम लोगों के पास ए जो है वो 50 ग्राम है, उसके अंदर मैंने 100 ग्राम बी जो है वो मिक्स किया। अब 50 प्लस 100 जो है ये हम लोगों के पास टोटल अगर देखा जाए तो 150 ग्राम हो गया। और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास। मान लीजिए सी जो बन रहा है वो 80 ग्राम बन रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि डी जो है वो कितना बनेगा। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अप्लाई करूं, तो हमारे पास क्या चीज है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड का मास है विच इज 150, दैट इज इक्वल टू उतना ही राइट हैंड साइड का जो है वो हम लोगों के पास मास फॉर्म होगा। तो यहां पे क्या हो गया, 80 प्लस x ले लिया मैंने इसको, तो यहां से x की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 150 और माइनस जो है वो आप 80 कर दो, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 70 ग्राम जो है वो x की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो बन जाएगी। तो जितना रिएक्टेंट्स का मास है उतना ही हम लोगों के पास जो है वो प्रोडक्ट्स का मास फॉर्म होता है। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हम लोग बोल देते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स इवन एनसीईआरटीज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में भी जो है वो गिवन है। कई बार ना बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर अराइज होता है कि यार मास का नाइदर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय होने से रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मासेस कैसे बराबर हो जाते हैं, मतलब दोनों कैसे कोरिलेटेड है चीजें। इसमें कई बार बच्चों को जो है ना वो कंफ्यूजन हो जाता है। देखो मान लो आप इसको ऐसे समझो, मान लो हमारे पास जो है वो हमने कुछ अमाउंट ए का डाला, जैसे हमने 5 ग्राम ए डाला, उसके अंदर मैंने 10 ग्राम बी जो है वो डाल दिया। ए और बी जो है वो मैंने मिक्स कर दिया। अब ऑब्वियसली ना तो इसको खत्म किया जा सकता है ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता। इसका मतलब जितना मैंने सामान डाला है उतना ही रहेगा। तो मतलब जो भी मेरे पास फॉर्म होने वाली है वो हमारे पास 15 ग्राम ही टोटल जो है वो फॉर्म होगी, क्योंकि मास ना कभी खत्म होता है। मतलब ये 5 का 4 कभी भी नहीं होगा और ये 10 का 11 भी कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 का 11 करना मतलब मास क्रिएट करना, वो पॉसिबल नहीं है। 5 का 4 करना मतलब मास को डिस्ट्रॉय करना, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए किसी भी रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर, जो भी हम लोगों के पास रिएक्टेंट्स का मास जो है वो प्रोडक्ट्स के मास के जो है वो बराबर रहता। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो आपको क्लियर है।